अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो हर बार अपने तय किए गए लक्ष्यों तक पहुंच पाते हैं, और बाकी के जो 90% लोग हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। मतलब एक ये दुनिया है, सबके पास 24 घंटे का ही समय है, संसाधन भी लगभग एक जैसे ही उपलब्ध है, फिर भी इतना बड़ा फर्क क्यों? बिल्कुल। और हम अक्सर यही सोचते हैं कि वो 10% लोग शायद जन्म से ही कुछ ज्यादा लकी हैं, या उनके पास कोई ऐसी जादुई प्रतिभा है जो हम सब में नहीं है। हाँ, लोग अक्सर टैलेंट को ही सब कुछ मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन आज की इस खास चर्चा में, जहां हम गहराई से विश्लेषण करेंगे, हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये विश्लेषण एक बहुत ही मशहूर YouTube वीडियो समरी पर आधारित है, जो द पावर ऑफ डिसिप्लिन किताब के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझाती है। हम्म और इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है, वो ये समझना है कि आखिर टॉप परफॉर्मर्स ऐसी कौन सी सिंपल चीजें करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भीड़ से अलग कर देती हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। ये अपने सोचने के तरीके और अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम सबके पास बड़े बड़े सपने होते हैं, प्लान्स होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने की चाबी कहाँ छिपी है, आज हम वही खोजेंगे। बिल्कुल। और देखिए, मजेदार बात यह है कि जब हम इस रहस्य को खोजना शुरू करते हैं तो हमें कोई बहुत बड़ी या असाधारण चीज नहीं मिलती। हमें मिलती हैं कुछ बहुत ही बुनियादी रोजमर्रा की आदतें। हम अक्सर टैलेंट को सफलता की गारंटी मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी के पास हुनर है तो उसकी जीत पक्की है। लेकिन असलियत में अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जहां बेतहाशा टैलेंट होने के बावजूद लोग कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, मुझे एक ऐसे ही लड़के की याद आ रही है जिसके बारे में उस वीडियो में भी जिक्र था। वो अपनी गली का सबसे बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी था। अच्छा। हाँ, टैलेंट इतना कूट कूट कर भरा था कि बैट पकड़ते ही बस मजा आ जाता था उसे देखकर। कोई भी कह सकता था कि ये लड़का तो पक्का नेशनल लेवल पर खेलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? दिक्कत ये थी कि वो कभी समय पर मैदान में नहीं आता था। दोस्तों को घंटों इंतजार करवाता, कभी प्रैक्टिस के बीच में ही चला जाता। मतलब अनुशासन की भारी कमी थी उसमें। और जाहिर सी बात है, इसका अंजाम बुरा ही हुआ होगा। बिल्कुल। धीरे धीरे उसे अपनी ही टीम से बाहर निकाल दिया गया। उसका सहारा टैलेंट धरा का धरा रह गया। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। इसी में मैं एक ट्रेडर की कहानी जोड़ना चाहूंगी, जो सोर्स टेक्स्ट में भी बताई गई है। वो व्यक्ति शेयर बाजार को, मतलब मार्केट के चार्ट्स और ट्रेंड्स को समझने में एकदम माहिर था। अरे वाह, फिर तो उसने बहुत पैसे कमाए होंगे। यही तो कैच है। उसका तकनीकी ज्ञान कमाल का था, लेकिन जब उसे नुकसान होता तो वो गुस्से में आकर अपना सारा ज्ञान भूल जाता था। और जब मुनाफा होता तो लालच में आकर अपनी ही स्ट्रैटेजी को दांव पर लगा देता था। मतलब उसे बाजार ने नहीं, उसकी अपनी ही भावनाओं ने हरा दिया। एकदम सही। उसका पूरा अकाउंट साफ हो गया। उसे मार्केट ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी अनुशासनहीनता ने हराया। अनुशासन का असली मतलब सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के आलसी और बहाने बनाने वाले इंसान को रोज हराना है। क्या बात है। मेरे हिसाब से टैलेंट बिना अनुशासन के बिल्कुल एक ऐसी महंगी स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसमें स्टीयरिंग व्हील ही ना हो। बहुत ही बढ़िया तुलना है। मतलब इंजन में पावर बहुत है, रफ्तार भी है, लेकिन अगर नियंत्रण नहीं है तो उसका क्रैश होना तय है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ, पूछिए। जब अनुशासन इतना ही जरूरी है तो लोग इससे इतना भागते क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि अनुशासन शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक जेल की तस्वीर उभरने लगती है? ये है कि अनुशासन कोई जेल नहीं है, बल्कि ये आजादी का रास्ता है। सोर्स टेक्स्ट में इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। इसे एक नदी की तरह देखिए। नदी की तरह? हाँ, नदी का पानी जब तक अपने किनारों के बीच एक अनुशासन में बहता है, तब तक वो खेतों को सींचता है, जीवन देता है। लेकिन अगर वो किनारे ना हो तो वही पानी बाढ़ बनकर सब कुछ तबाह कर देता है। ओहो, मतलब वो किनारे पानी को रोकते नहीं है बल्कि उसे दिशा देते हैं। बिल्कुल। हमारी ऊर्जा और हमारी क्षमताएं भी उसी पानी की तरह है। तो नदी के किनारों वाली बात तो बहुत गहराई वाली है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से सोचें तो ये किनारे बनाएं कैसे जाएं? आखिर एक इंसान अपनी जिंदगी में ये किनारे कैसे खड़ा करे? इसका सीधा सा जवाब है छोटी छोटी आदतें। उस वीडियो समरी में एक लड़के की कहानी है जो बचपन में रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। रोज 4 किलोमीटर? हाँ, रोज। अब ये एक मजबूरी लग सकती है, लेकिन ये आदत उसके अंदर इतनी गहरी उतर गई
कि जब वो बड़ा होकर शहर में नौकरी करने गया तो उसके लिए समय पर पहुंचना और कड़ी मेहनत करना बहुत आसान हो गया। मतलब उसने बचपन में ही अनजाने में अपना वो किनारा बना लिया था। सही कहा। इसके बाद एक सफल बिजनेसमैन का भी उदाहरण आता है। उनका रहस्य कोई बहुत बड़ा जादुई आइडिया नहीं था, बल्कि रोज सुबह जल्दी उठने और अपनी प्लानिंग करने की एक साधारण सी आदत थी। और यहीं पर वो मशहूर 1% नियम या 1% रूल आता है ना। हाँ, अगर हम रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो गणित के हिसाब से हम साल भर में 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? बाप रे। और अगर हम 1% आलसी बनते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से नीचे चली जाएगी। यही आदतों का गणित है। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा, बताइए क्यों? मतलब ये 1% वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या सच में रोज थोड़ा सा करने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है? जब हम सपने बड़े देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कदम भी बड़े होने चाहिए। जैसे अगर किसी को फिट होना है तो उसे एक दिन में 50 पुशअप्स करने का टारगेट रखना चाहिए। रोज सिर्फ 2 पुशअप्स लगाने से क्या ही बदलाव आएगा? मुस्कुराने वाली बात है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सोर्स के मुताबिक अगर कोई 50 पुशअप्स का सोचेगा तो वो 3 दिन में ही थक कर छोड़ देगा। ये तो होता है। लेकिन अगर वो रोज सिर्फ 2 पुशअप्स का वादा करे तो उसे कोई मानसिक दबाव नहीं लगेगा और धीरे धीरे बिना थके वो 50 तक भी पहुंच जाएगा। आदतें असल में हमारी जिंदगी का इनविजिबल आर्किटेक्चर या अदृश्य ढांचा होती हैं। इनविजिबल आर्किटेक्चर, ये बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर छोटे कदम उठाना इतना ही आसान है तो लोग शुरू क्यों नहीं करते? आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें पहला कदम उठाने से रोकती है? यहीं से बात आती है हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली लड़ाई की, और उस रुकावट का नाम है डर। डर मतलब फेल होने का डर? हाँ, या फिर लोग क्या कहेंगे इसका डर। उसमें एक लड़की की कहानी शेयर की गई है जिसकी आवाज बहुत सुरीली थी, लेकिन लोग क्या कहेंगे या कहीं उसका मजाक न उड़ जाए, इस डर से उसने सालों तक कभी स्टेज पर गाना नहीं गाया। ओहो, कितना बड़ा टैलेंट ऐसे ही छिप गया। लेकिन एक दिन जब कॉलेज में उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती स्टेज पर भेज दिया तो जानते हैं क्या हुआ? क्या? पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उसका डर किसी बाहरी हकीकत पर नहीं था, वो सिर्फ उसके दिमाग के अंदर था। कमाल है। ये तो थॉमस एडिसन की कहानी जैसा हो गया, जिन्होंने बल्ब बनाने में मिली नाकामियों को रुकावट नहीं माना, उन्होंने हर नाकामी को एक नया सबक माना। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो असली टक्कर बाहर की दुनिया से नहीं होती है। हमारी असली लड़ाई हमारे अपने दिमाग के मेंटल बैरियर से होती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम घर से तब तक निकलना ही नहीं चाहते जब तक रास्ते की सारी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ ग्रीन न हो जाएं। जो कि कभी नहीं होता। बिल्कुल। पर क्या हमें किसी काम को शुरू करने से पहले अपने डर को पूरी तरह खत्म करने का इंतजार नहीं करना चाहिए? मतलब क्या 100% कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है? टेक्स्ट के आधार पर ये बात बहुत साफ की गई है कि डर और संदेह कभी पूरी तरह से नहीं जाते। अच्छा। हाँ, असली ताकत 100% कॉन्फिडेंस का इंतजार करना नहीं है, बल्कि डर की मौजूदगी के बावजूद वो पहला छोटा कदम उठाना है। जैसे उस लड़की के लिए पहले 2 दोस्तों के सामने गाना ही काफी था। मतलब डर को साथ लेके चलो, पर चलो जरूर। अब डर से आगे बढ़ने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत मिलने वाला सुख। हो, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। सोर्स में इसके 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। पहला, एक स्टूडेंट जो एग्जाम से ठीक पहले सारी रात पढ़ता है, जो कि सिर्फ पास हो पाता है। और दूसरा, वो स्टूडेंट जो साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, जो आखिर में टॉपर बनता है। और दूसरा उदाहरण उन 2 ट्रेडर्स का है। एक ने हर प्रॉफिट पर तुरंत पार्टी की, गाड़ी ले ली, और 10 साल बाद भी वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। और दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट किया, अपने छोटे सुखों को छोड़ा और एक दिन आर्थिक आजादी या फाइनेंशियल फ्रीडम पाली। देखिए, इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। हमारा इंसानी दिमाग नेचुरली जल्दी इनाम या रिवॉर्ड चाहता है। आज का जंक फूड, अभी फोन का नोटिफिकेशन आ जाए, ये सब दिमाग को तुरंत खुशी देते हैं। डोपामीन, राइट? बिल्कुल। लेकिन सफल लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि रुको, असली मजा आगे है। इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब क्या हमें खुशियां मनाना छोड़ देना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि इस चर्चा को सुनने वाले किसी इंसान को ये लगे कि अनुशासन का मतलब एक सन्यासी बन जाना है। नहीं, सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है।
टेक्स्ट से अगर हम रेफर करें तो इसका मतलब आज की खुशियां त्यागना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना है। वो कैसे? जैसे अगर जंक फूड खाने का बहुत मन हो रहा है तो बस 10 मिनट रुकिए, तुरंत मत खाइए। या अगर कोई महंगी चीज खरीदनी है तो 24 घंटे का इंतजार कीजिए। जो लोग इस तुरंत वाले सुख को जीत लेते हैं वो ही कल के विजेता बनते हैं। ये 10 मिनट और 24 घंटे वाला रूल तो बहुत प्रैक्टिकल है। और इसी से मुझे वो नए साल वाले रेजोल्यूशंस की याद आ गई। हाँ, जो फरवरी आते आते सब भूल जाते हैं। एकदम सही। लोग जनवरी में बड़े जोश के साथ जिम ज्वाइन करते हैं और फिर गायब। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर रवि और अरमान की कहानी बहुत फिट बैठती है। रवि ने सिर्फ मोटिवेशन में आकर जिम ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ी उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया और उसने जिम छोड़ दिया। और अरमान? अरमान ने अनुशासन के साथ काम किया। उसने तय किया कि चाहे मौसम कैसा भी हो वो रोज 30 मिनट वर्कआउट करेगा, और 3 साल बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इसके अलावा अमित की कहानी भी तो थी, जिसने अपनी नई नौकरी में जल्दबाजी और बहुत ज्यादा जोश में आकर एक हाई रिस्क रास्ता चुना और कंपनी का भारी नुकसान करवा दिया। हाँ, लेकिन बाद में अमित ने शांत दिमाग से रिसर्च करके सही फैसले लेना सीखा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या सवाल? कि क्या हमें हमेशा सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना चाहिए? टेक्स्ट समझाता है कि मोटिवेशन सिर्फ बिजली चमकने की तरह है, ये एक पल की ऊर्जा देती है, जबकि अनुशासन एक ऐसी बैटरी है जो लगातार ताकत देती रहती है। मेरी एक थ्योरी है इस पर। मुझे लगता है कि मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह है। आपने कुछ मीठा खाया, तुरंत एनर्जी मिली, पर बहुत जल्दी वो क्रैश हो जाती है। लेकिन अनुशासन एक बैलेंस डाइट है। बहुत ही बढ़िया कहा आपने। और अमित की कहानी से ये भी समझ आता है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ अपने गुस्से पे काबू पाना नहीं है, बल्कि शांति से और बिना भावनाओं में बहे सही फैसले लेना भी है। बिल्कुल। और डीप डाइव के आखिरी हिस्से में हम इसी बात पर आते हैं कि चाहे कितनी भी तैयारी हो, आखिर में सब कुछ माइंडसेट और उस पहले कदम पर आकर टिक जाता है। वो समंदर वाली कहानी। हाँ, समंदर में 2 नावें हैं, तूफान दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन एक नाव डूब जाती है और एक किनारे लग जाती है। फर्क समंदर का नहीं है, फर्क सिर्फ नाविक की सोच का है। ये माइंडसेट ही तो सब कुछ है। नेहा का ही उदाहरण ले लीजिए। उसे स्कूल में सब एवरेज कहते थे, लेकिन उसने अपने माइंड को ट्रेन किया, लगातार मेहनत की और वो टॉपर बन गई। स्टीव जॉब्स का भी तो जिक्र आता है। अपनी ही बनाई कंपनी से निकाले जाने के बावजूद वो वापस लौटे और इतिहास रच दिया। और एक रोहन भी तो था, जो बस बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग ही करता रह गया। हाँ, जब तक कि उसके सीनियर ने उसे जबरदस्ती वो पहला छोटा कदम उठाने को नहीं कहा। तो मतलब पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी जीत है। हाँ, क्योंकि टेक्स्ट बताता है कि छोटे बदलाव ही टिकाऊ या सस्टेनेबल होते हैं। जैसे वो मोटे अंकल जिन्होंने 2 घंटे जिम जाने के बजाय सिर्फ 15 मिनट टहलना और अपनी चाय में 1 चम्मच चीनी कम करना शुरू किया। और 1 साल में उनका वजन कम हो गया। बिल्कुल। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यह हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुझे समीर और अंजलि की वो कहानी याद आती है जिससे पूरी समरी रैपअप होती है। समीर के पास टैलेंट बहुत था, पर डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था। और अंजलि टैलेंट में थोड़ी कम थी, पर उसने रोज अनुशासन के साथ काम किया। और 5 साल बाद वो समीर से बहुत आगे निकल गई। असली ताकत टैलेंट ये किसी मौके में नहीं है, बल्कि अनुशासन और लगातार छोटे कदम उठाने में है। यही इस किताब और वीडियो का सबसे बड़ा सार है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग और नया विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? अगर हम ये मान लें कि अनुशासन एक मांसपेशी या मसल की तरह है, जिसे रोज इस्तेमाल करने से वो स्ट्रांग होती है, तो आज के इस आधुनिक दौर में जहां हर चीज बस एक क्लिक पर मिल जाती है, मतलब खाना, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। हाँ, सेकंड्स में इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो क्या हम जाने अनजाने में अपने इस डिसिप्लिन मसल को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी ये जो सुविधाएं हैं, जिन्हें हम अपनी सहूलियत मानते हैं, वही हमारे अनुशासन की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही हैं? ये तो सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। सुविधाएं हमें आलसी बना रही हैं। बिल्कुल। तो आज इस चर्चा को सुनने वाले हर इंसान के लिए एक विचार है। इन बातों पर गहराई से सोचिए और आज ही अपनी जिंदगी में एक छोटा सा, सिर्फ 1% का बदलाव या कोई छोटा सा वादा चुनिए और उसे हर हाल में निभाइए। क्योंकि आखिर में छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। सही कहा। क्योंकि हमारी आने वाली पहचान हमारे सपनों से नहीं, बल्कि हमारी आदतों से बनेगी। तो बस 1% बेहतर बनी।